सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ की गुफाएं आपको सीधे पाषाण युग में ले जाती हैं। आज हम सिर्फ इतिहास पढ़ने नहीं बल्कि भारत के दिल में समय का सफर करने वाले हैं। भीम बेटका की चट्टानों से शुरू करके आज के आधुनिक शहरों तक मध्य प्रदेश की हर परत को खोदकर देखेंगे। तो चलिए भारत के हृदय की इस शानदार यात्रा पर निकलते हैं। स्वागत करते हैं आपका एल्डोराडो में। मैं जू भैया बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कहानी किसी राजा महाराजा से नहीं बल्कि उन आदिमानवों से होती है जिन्होंने हजारों साल पहले नर्मदा नदी की घाटी को अपना घर बनाया था। इसका सबसे जीता जागता सबूत है रायसेन जिले की भीमबेटका गुफाएं। ये सिर्फ चट्टाने नहीं है, ये तो भारत की पहली आर्ट गैलरी है। इन गुफाओं की दीवारों पर बने हजारों साल पुराने चित्र हमें उस दौर में ले जाते हैं जब इंसान शिकार करते थे, नाचते गाते थे और जानवरों के साथ एक होकर रहते थे। ये तस्वीर दिखाती है कि हमारे पूर्वजों की जिंदगी कैसी थी। यूनेस्को ने भी इसे भीमबेटका को विश्व धरोहर माना है, जो इसके महत्व को बताता है। वक्त के साथ छोटी छोटी बस्तियां बड़े राज्यों में बदलने लगी। वैदिक काल के बाद मध्य प्रदेश की जमीन पर वाकई महाजनपद पनपे। इसमें सबसे मशहूर था अवंती, जिनकी राजधानी थी उज्जैनी, यानी आज का उज्जैन। उज्जैन उस समय व्यापार और ज्ञान का सबसे बड़ा सेक्टर था। इसके अलावा चेदी, जो आज का बुंदेलखंड है, और दर्शान यानी विदिशा के आसपास का जितना क्षेत्र है, उसको भी काफी शक्तिशाली बनाया। फिर आया भारत का पहला महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरे भारत को एक झंडे के नीचे ला दिया और मध्य प्रदेश उनके विशाल साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बना। लेकिन मौर्य शासकों में सबसे बड़ा नाम हुआ सम्राट अशोक का। कहते हैं कि अशोक का मध्य प्रदेश से साथ एक गहरा रिश्ता था। उनकी पत्नी विदिशा की रहने वाली थी और जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने सांची में दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर स्तूप का निर्माण कराया। ये स्तूप आज भी शांति का पैगाम देता है। मौर्य के बाद शुंग, सातवाहन और गुप्त वंशों ने इस इलाके पर राज किया। गुप्त काल को तो भारत का स्वर्ण युग कहते हैं और इस दौरान मध्य प्रदेश में कला, साहित्य और विज्ञान ने नई बुलंदियों को छुआ। जैसे ही गुप्त साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ी, मध्य प्रदेश की धरती कई ताकतवर राजपूत वंशों के उदय की गवाही बनी। हर वंश ने अपनी यहाँ पर अलग छाप छोड़ी। मालवा में परमार वंश का राज हुआ, जिनकी राजधानी थी धारा नगरी, जो आज का धार है। परमार राजा कला और साहित्य के बहुत बड़े शौकीन थे, लेकिन जिस वंश ने मध्य प्रदेश का नाम दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए लिख दिया वो थे चंदेल। बुंदेलखंड पर राज करने वाले चंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी खजुराहो में मंदिरों का एक ऐसा शहर बनाया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। 10वीं और 12वीं सदी के बीच में बने ये मंदिर अपनी शानदार नक्काशी और मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं। खजुराहो के मंदिर सिर्फ गुफा की जगह नहीं थे, बल्कि वे उस दौर के जिंदगी, समाज और संस्कृति का आईना थे। यूनेस्को ने इसे भी विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, जो चंदेलों की कलात्मक की सोच का सबूत है। इसी दौर में बघेलखंड में बघेल वंश का भी शासन रहा। भारत मुगलों से अछूता नहीं रहा है। 13वीं सदी आते आते दिल्ली से उठी एक नई लहर मध्य भारत की तस्वीर ही बदल दी। दिल्ली सल्तनत की फौजों ने यहाँ अपना कब्जा जमाना शुरू किया, जिसके बाद मालवा सल्तनत बनी और मांडू को अपनी राजधानी बनाया। मांडू के किले और महल आज भी उस दौर की शान और शौकत की कहानी सुनाते हैं। सल्तनत के बाद मुगलों ने इस इलाके पर अपना दबदबा बनाना शुरू किया, खासकर सम्राट अकबर के समय। लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा तो इसी धरती पर दो ताकतें उभरी जिन्होंने इतिहास लिख दिया, गोंड और मराठा। गोंडवान यानी गोंडों की भूमि एक बहुत बड़ा खुशहाल और राज्य बना। इस वंश की सबसे बहादुर शासक थी रानी दुर्गावती। चंदेल खानदान की राजकुमारी दुर्गावती की शादी गोंड राजा दलपत शाह से हुई थी। पति के निधन के बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे की तरफ से राज संभाला। वो एक कमाल की शासक थी और निडर योद्धा भी थी। जब मुगल बादशाह अकबर की
सेना ने उनके राज्य पर हमला किया तो रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि के लिए लड़ी और मैदान जंग में वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता के किस्से आज भी मध्य प्रदेश के लोकगीतों में जिंदा है। 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य पूरे भारत पे छा गया और मध्य प्रदेश उनकी ताकत का एक बहुत बड़ा गढ़ बना। इस दौरान में दो महान मराठा घरानाओं ने यहाँ अपनी जड़ें जमाई, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। होलकर वंश ने हमें देवी अहिल्याबाई जैसी शासक दी। अपने पति और ससुर के गुजरने के बाद अहिल्याबाई ने इंदौर की बागडोर संभाली। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को बनाया और लगभग 30 साल तक इंसाफ के साथ राज किया। उन्होंने पूरे भारत में मंदिर, घाट और धर्मशाले बनवाए, जिनका प्रमाण आज भी उपस्थित है। उनका शासन आज भी शांति और समृद्धि के लिए एक मिसाल है। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में सिंधिया वंश ने अपनी धाक जमाई, जिसके संस्थापक महादजी सिंधिया एक जबरदस्त योद्धा और चतुर रणनीतिकार भी थे। अगर भारत के दिल की ये ऐतिहासिक यात्रा आपको दिलचस्प लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपके लिए हम और अच्छी वीडियो ला सकें। मराठा शक्ति के कमजोर होने और अंग्रेजों के आने के साथ मध्य प्रदेश का इतिहास एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हुआ। आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ये इलाका धीरे धीरे ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। ग्वालियर, इंदौर और भोपाल जैसे बड़ी रियासतें ब्रिटिश हुकूमतों के अधीन हो गई, लेकिन अंदरूनी मामलों में आजाद नहीं बनी। जब 1857 में आजादी की पहली लड़ाई की चिंगारी भड़की तो मध्य प्रदेश भला कैसे पीछे रह सकता था। इस महासंग्राम में तात्या तोपे जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत की नाक को चने चबवा दिए। आजादी की ये लड़ाई दशकों तक चली और आखिरकार 1947 में भारत को आजादी मिली। आजादी के बाद एक बड़ा सवाल था कि इन सब रियासतों का क्या होगा। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल जैसी कई बड़ी रियासतें खड़ी थी। एक साथ मिलकर नवंबर 1, 1956 में मध्य प्रदेश को एक संपूर्ण राज्य बनाया गया और भोपाल को इसकी राजधानी। इस दिन को आज भी मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कई दशकों तक यह भारत का सबसे बड़ा राज्य रहा। फिर साल 2000 में इसे दक्षिण पूर्वी हिस्से से अलग करके छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य बना दिया गया। मध्य प्रदेश का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और राजवंशों की कहानी नहीं, यह संस्कृति के मिलन की कहानी भी है। यह भारत के उन गिने चुने राज्यों में एक है जहां मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और महाकौशल जैसे कई अलग अलग संस्कृति अपने इलाकों की अनोखी पहचान के साथ बसते हैं। यह राज्य भारत की जनजातीय आबादी का भी घर है। गोंड, भील, बैगा, कोरकू और सहारिया जैसी कई प्रमुख जनजातियां भी यहाँ सदियों से रह रही हैं और उनकी अपनी कला, संगीत और परंपराएं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा है। भगोरिया जैसे आदिवासी त्योहार हो या तरह तरह के लोक नृत्य हो, ये सब इस जमीन को जिंदा दिल बनाते हैं। यहाँ की साहित्यिक परंपरा भी काफी गहरी है। महान कवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में इस इलाके की खूबसूरती का बखान भी किया है। भाषा के स्तर पर भी यहाँ हिंदी के साथ साथ बुंदेली, मालवी और बघेली जैसे कई भाषाएं बोली जाती हैं। आज का मध्य प्रदेश एक आधुनिक और बढ़ता हुआ राज्य है जो अपनी ऐतिहासिक विरासत को सहेजते हुए तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भोपाल और इंदौर जैसे शहर शिक्षा और उद्योग का हब है, तो वहीं कान्हा और बाघावड़ जैसे नेशनल पार्क जंगली जीवन के प्रेमियों को अपनी ओर खींचते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। भीमबेटका की गुफाओं से शुरू हुआ यह सफर हमें मौर्यों के स्तूपों, चंदेलों के मंदिरों और गोंड रानी की वीरता और होलकर के इंसाफ के साथ होते हुए आज के आधुनिक मध्य प्रदेश तक ले जाता है। यहाँ का हर पत्थर, हर नदी, हर शहर अपने अंदर इतिहास की एक गहरी कहानी समेटे हुए हैं। यह सचमुच भारत का दिल है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी भारत के इस अद्भुत राज्य के शानदार इतिहास को जान सकें। हमें कमेंट में बताइए कि मध्य प्रदेश के इतिहास का कौन सा किस्सा या कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है।
देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।